हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू करियर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपनी 4 साल की एज में ग्रीक सीखना और 8 साल की एज में लैटिन सीखना। इनका नाम है J.S. मिल। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। J.S. मिल लाइफ पीरियड है इनका 1806 से 1873। इनका जन्म होता है लंदन जो कि इंग्लैंड में है। 8 यंगर सिबलिंग्स थे इनके, मतलब इनके 8 छोटे भाई बहन थे। इनके फादर का नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल काफ़ी पॉपुलर नेम है हिस्ट्री में क्योंकि इन्होंने लिखा था 1818 में बुक ऑन इंडिया जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब यह हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं J.S. मिल के बारे में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें इन्होंने डिवाइड किया पहले हिंदू पीरियड, उसके बाद कहते हैं कि दूसरा पीरियड जो इंडिया में स्टार्ट हुआ उसको बोला गया मुस्लिम पीरियड, फिर तीसरा पीरियड जब स्टार्ट हुआ उसको बोला गया ब्रिटिश पीरियड। तो इस तरह करके इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। लेकिन हिस्टोरियंस ने ये ऑब्वियस बात है एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में इसको एंशियंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड के नाम पे डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को, जो कि ऑब्वियसली हम लोग आज इस नाम से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये J.S. मिल के फादर थे जिन्होंने इस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया था। ऑल द लर्निंग केम फ्रॉम हिज फादर। देखिए इनके फादर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, तो जो भी इनकी लर्निंग थी ना इनके फादर के थ्रू आई थी। इन्होंने तो ये भी बोल दिया कि मैं कोई रेगुलर स्कूल का मुझे कुछ याद भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ईयर्स अपने मतलब 4th ईयर्स ऑफ एज में इन्होंने ग्रीक सीखना स्टार्ट कर दिया था और 8 साल के थे तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था लैटिन सीखना। ब्रिलियंट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट थे, ठीक है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को सिक्योर कर लिया था, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर लिए थे। रिटायरमेंट के बाद ही बिकेम मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में बता दूं, जैसे पार्लियामेंट में इंडियन पार्लियामेंट में होता है लोकसभा राज्यसभा, उस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है आपका एक हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये आपका हाउस ऑफ कॉमन्स एक तरीके से लोकसभा है इंडिया का और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक तरीके का आपका राज्यसभा है, ठीक है। तो मिल वाज एन आर्डेंट चैंपियन ऑफ लिबर्टी, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इवन इनकी एक बुक भी है ऑन लिबर्टी जो काफ़ी फेमस है, अक्सर क्वेश्चंस में आ जाती है। आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इनके कुछ काम के बारे में बात कर लेते हैं। जब इनकी एज 14 ईयर्स थी, मतलब 1820 में, इन्होंने एक बुक लिख दी एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मतलब ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इससे ऑन लिबर्टी 1859 में काफ़ी फेमस है। सब्जेक्शन ऑफ वोमेन 1869 में बहुत फेमस है। दोनों चीज़ें बहुत फेमस हैं। फोर्थ एंड कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं आगे। अब इसमें बात क्या होती है, प्रोवाइडेड एन आउटलाइन ऑफ हिज आइडियल गवर्नमेंट, मतलब इनके अकॉर्डिंग आइडियल गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, FPTP एंड दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोनों में फ़र्क ये होता है, खैर ये आप लोग को पता होगा लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो मैं क्लियर कर देता हूँ। FPTP में क्या होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि जिस पार्टी को जिस मतलब प्रपोर्शन में वोट मिलते हैं उसी प्रपोर्शन में उसको सीट भी मिलती है। सीट मतलब असेंबली में सीट। एंड इन्होंने बात की है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फेमस पैम्पलेट इनका एक था यूटिलिटेरियन, जिसको पब्लिश किया गया था 1863 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक एक जो इनका काम है सब याद करना आप लोग को, और ईयर के साथ याद रखना है। अगर क्रोनोलॉजी में, वैसे इनका ईयर क्रोनोलॉजी में आता नहीं है लेकिन फिर भी अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, देखिए यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा, बस जेरेमी बेंथम फाउंडर थे यूटिलिटेरियनिज्म के, ठीक है। और जो इन जेरेमी बेंथम और जो अदर यूटिलिटेरियंस हैं उनका क्या मानना है, स्टेट शुड रिजॉर्ट टू मिनिमम इंटरवेंशन इन इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू सिक्योर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ये जो लाइन है ना यूटिलिटेरियन के साथ हमेशा लगा रहता है, इनका मेन कॉन्सेप्ट यहीं से होता है, ठीक। तो इनका मानना क्या है, जेरेमी बेंथम या फिर जो भी यूटिलिटेरियन है
उनका मानना ये है कि स्टेट को ना मिनिमम इंटरवेंशन रखना चाहिए, ठीक। और इसे होगा क्या कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होगा ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये मार्केट इकोनॉमी के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि सारी चीज़ें ना स्टेट से हटा दो, स्टेट कम से कम उसको कंट्रोल करे, मार्केट उसको कंट्रोल करे, कि जैसे भी जो भी होगा मार्केट के अकॉर्डिंग होगा। नीड बढ़ेगी तो मतलब सॉरी डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम करनी पड़ेगी, मतलब इस तरह से कुछ काम चलेगा। मतलब स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम कर दो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो सकें। ये जेरमी बेंथम का और यूटिलिटेरियंस का मानना है, ठीक है। तो जेएस मिल क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं इस व्यू को। वो क्या कहते हैं, टू प्रमोट जनरल वेलफेयर। ये कहते हैं कि जनरल वेलफेयर प्रमोट करना है भाई। और जनरल वेलफेयर कैसे प्रमोट होगा, रिकमेंडेड पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इनका मानना है, ये पॉजिटिव रोल के बारे में बताता हूँ। वैसे स्टेट का ना पॉजिटिव रोल के बारे में इन्होंने बात की। पॉजिटिव रोल कैसे होगा कि मतलब देखिए, अगर आप मार्केट के दो व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से है, एक ठीक ठाक फैमिली से है, मतलब एक तरीके से ये कर लीजिए कि पुअर फैमिली से है, तो एक्स वेल टू डू फैमिली से है, वाई वेल टू डू फैमिली से नहीं है, ये पुअर फैमिली से है। तो अब एक्स मार्केट में जाएगा तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है ना, उसके पास पैसे हैं, उसके पास स्किल्स है, अच्छी जगह से पढ़ा है। लेकिन वाई जब मार्केट में जाएगा तो वो पुअर फैमिली से, उसकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है, उसके पास पैसे नहीं है मार्केट में, तो उसकी डिमांड कम होगी मार्केट में। एक तरीके जब ये पढ़ के आएगा, ये मान लीजिए इंजीनियर बन गया और ये बन गया लेबर, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं और ये पढ़ा नहीं और ये इंजीनियर बन गया। अब इन दोनों लोग जब मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसकी डिमांड ज़्यादा हो। तो इसलिए इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि दोनों, अब बेसिक प्रॉब्लम क्या होगी, एजुकेशन, इसके पास पैसा नहीं एजुकेशन के लिए, तो स्टेट का काम क्या होगा यहाँ पे कि एजुकेशन दोनों को प्रोवाइड कर दें, दोनों को एजुकेशन इक्वल लेवल का प्रोवाइड कर दें, मतलब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल जाए। ये एक तरीके से पॉजिटिव रोल हो जाएगा स्टेट का। तो जेएस मिल का मानना यह है कि स्टेट को पॉजिटिव रोल अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, जनरल वेलफेयर होगा, ठीक। मिल इंट्रोड्यूस्ड क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लीजर। देखिए यहां पे बात हुई ना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यहां पे बात हुई ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। मिल क्या कहते हैं कि जो ये हैप्पीनेस है ना, इसको हम प्लीजर के अकॉर्डिंग देखते हैं, और प्लीजर ना क्वालिटी में डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कि ए प्लीजर ऑफ हाई क्वालिटी गिविंग लेस सेटिस्फैक्शन वाज प्रेफरेबल, मतलब देखिए अगर आपके प्लीजर हाई क्वालिटी का है लेकिन लेस सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो प्रीफर कर लीजिए आप, सिवाय उसके कि कोई लो क्वालिटी का हो कोई प्लीजर और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब इसका मतलब क्या है। आप एसएससी से सीएचएसएल का एग्ज़ाम देते हैं और आप टॉप कर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और लास्ट रैंक आती है आपकी, ठीक है। तो आप क्या चूज करेंगे, ऑब्वियसली आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी है, लेकिन यहाँ पे सीएचएसएल आप 12th पास यानी कि सी ग्रेड या फिर डी ग्रेड की नौकरी मिलेगी आपको। आप टॉप किया है तो मान लीजिए सी ग्रेड की नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ भी होगा, कितना भी रैंक खराब होगी आपको बी ग्रेड की नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली आप एक ऑफिसर बनना चाहेंगे तो यूपीएससी का आप ज्वाइन करेंगे। तो ये इस तरह का डिफरेंस है, मतलब जो आपकी प्लीजर है उसके क्वालिटी में भी डिफरेंसेस होते हैं, मिल का मानना ये है। और यूटिलिटेरियन क्या कहते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको चेंज करके मिल कहते हैं कि नहीं, हैप्पीनेस को प्लीजर समझिए और प्लीजर की क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये बात इन्होंने की। दूसरी बात क्या कहते हैं मिल प्रोसीडेड टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द स्टेट वाज जस्टिफाइड इन रेगुलेटिंग। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेट मिनिमम इंटरवेंशन करे, लेकिन यहाँ पे मिल क्या कहते हैं कि स्टेट को ना इंटरवीन करना चाहिए। लोगों का काम जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग वर्क, दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग वर्क। इसके बारे में भी आगे बात होगी। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग वर्क है ना, उसमें पूरी लिबर्टी दे दे स्टेट, लेकिन अदर रिगार्डिंग जो वर्क होगा उसमें स्टेट इंटरवेंशन करे। आगे बात करेंगे क्यों। डिफेंस ऑफ लिबर्टी, जिसके लिए काफी फेमस भी है। मिल डिटेल्ड हिज पोजीशन ऑन लिबर्टी बाय डिफेंडिंग 3 स्पेसिफिक लिबर्टी। इन्होंने 3 स्पेसिफिक लिबर्टीज की बात की है। सबसे पहला लिबर्टी है जो इनके बारे में बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग एंड पब्लिशिंग। दूसरा लिबर्टी है लिबर्टी ऑफ एक्शन, तीसरा लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन। इन दो लिबर्टी के बारे में बोलते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, मतलब आपके जो लिबर्टी ऑफ एक्शंस हैं
और लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में मिल का मानना है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। स्टेट बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता इंडिविजुअल को, ठीक, किसी भी तरीके से। तो देखते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन किस बेस पे होना चाहिए। देखिए, इट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल्स इनवर्ड डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशन है, वो आपका खुद का कॉन्शियसनेस है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये कहते हैं कि एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में कोई रिस्ट्रिक्शंस होना क्यों नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल दिए ये लोग, ये कि अगर मान लो पूरा मैनकाइंड, मान लीजिए मैनकाइंड को अगर हम 100 से डिनोट कर दें, 99 लोग कह रहे हैं कि भैया हमको एक्स एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं हमको वाई एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कह रहे हैं हमको ना इस व्यक्ति के भी बारे में सोचना चाहिए, इस व्यक्ति का जो ओपिनियन है उसको भी सुनना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप 99 है इसलिए आप कह रहे हैं कि नहीं है वो अकेला व्यक्ति है, वो उसके ओपिनियन को हम नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा कहीं ऑप्शन होता कि इस व्यक्ति के पास इतना पावर होता कि 99 को सप्रेस कर सकता, इसके ओपिनियन को, 99 के ओपिनियन को सप्रेस कर देता, तो क्या वो जस्टिफाइड था? जिस तरह से एक आदमी 99 के ओपिनियन को सप्रेस नहीं कर सकता या फिर वो जस्टिफाई नहीं है सप्रेस करना, उसी तरह 99 व्यक्ति एक व्यक्ति के ओपिनियन को सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक, अब आगे इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए, मान लेते हैं कि मेजोरिटी ओपिनियन ट्रुथ से दूर है, मतलब सत्य के नज़दीक नहीं है मेजोरिटी ओपिनियन, ठीक है। माइनॉरिटी ओपिनियन ट्रुथ के पास है, माइनॉरिटी ओपिनियन जो है वही सत्य है। तो अगर आप सप्रेस कर देंगे माइनॉरिटी ओपिनियन को, तो आप क्या कर देंगे भाई, ट्रुथ तक पहुंचने में या तो डिले कर देंगे या तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों ओपिनियन को मानना जरूरी है। दूसरा केस लेते हैं, उल्टा हो जाए तो इफ माइनॉरिटी ओपिनियन फॉल्स, माइनॉरिटी ओपिनियन फॉल्स है और मेजोरिटी जो कह रही है वही सत्य है, तो फिर क्या होगा? मिल कहते हैं कि इट इज ओनली बीइंग एबल टू रिफ्यूट रॉन्ग ओपिनियंस वी कैन फाइंड द ट्रूथ ना। हम गलत ओपिनियन को अगर खारिज कर दें, मतलब उसको हम जस्टिफाई करें कि नहीं देखिए आप ये गलत बोल रहे हैं और ये तरीके हैं क्योंकि ये आप गलत बोल रहे हैं, ठीक, तो आप सत्य की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम गलत को गलत बोल के ही सत्य में पहुंचेंगे ना। तो उनका ओपिनियन इस तरह का था। अब आगे मिल कहते हैं कि ट्रुथ ना कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्रुथ है तो आपके पास ही ट्रुथ है, ये मल्टी फेस्टेड थिंग है। कंट्रेरी ओपिनियंस बोथ कंटेन ए पार्ट ऑफ द ट्रूथ। आपने व्हाट्सएप बहुत सारे मतलब फोटोज इस तरह देखे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, इधर एक बंदा खड़ा है ये कहेगा कि ये तो 9 है, और इधर वाला व्यक्ति क्या कहेगा ये तो 6 है। तो कुछ इसी तरह का, और इसको लग रहा है कि भाई मैं सत्य हूँ, ये तो 6 है ना, 9 कैसे हो सकता है? और ये कह रहा है कि मेरी तरफ सत्य मेरी तरफ है, ये तो 9 है 6 नहीं हो सकता, क्या पढ़े लिखे नहीं हो क्या? मतलब उस तरह का कि मल्टी फेस्टेड ट्रूथ इज मल्टी फेस्टेड थिंग। सप्रेस वन ओपिनियन देन लीड्स टू सप्रेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द ट्रूथ। ऑब्वियसली जब इसके पास भी कुछ, आप इधर से देखेंगे तो 9 है ना, तो इसके पास भी कुछ ट्रूथ है, इसके पास भी ट्रूथ है। अगर एक भी ओपिनियन यहाँ पे सप्रेस हो गया तो इसका मतलब एक पार्ट ट्रूथ का सप्रेस हो गया है, ठीक है। कितनी अच्छी अच्छी बातें किया गया। अच्छा, इनको गांधी के भी कंपेयर की, गांधी के साथ भी कंपेयर किया जाता है, मतलब वेस्ट में ऐसे गांधी इंडिया में थे कि उनके जो ओपिनियन जिस तरह के थे उसी तरह के बोला जाता है कि मिल के ओपिनियन गांधी से मैच करते हैं, या फिर ये कहिए गांधी के ओपिनियन मिल से मैच करते हैं, जैसे गांधी के समकक्ष माना जाता है मिल को। लिबर्टी ऑफ एक्शन, एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग है जैसे बात हो चुकी है, एंड अदर रिगार्डिंग है, दो तरीके के एक्शन होंगे। स्टेट कैन इंटरफेयर इन एक्शन ऑफ इंडिविजुअल विच आर अदर रिगार्डिंग। दूसरे के मतलब कोई भी आप एक्शन करते हैं, कोई ऐसा एक्शन है आपका जिससे दूसरों को फर्क पड़ता हो, ठीक है, तो उस एक्शन में स्टेट इंटरफेयर कर लेगा कि नहीं आपकी ये एक्शन तो आपका है लेकिन इससे फर्क किसी और को भी पड़ रहा है, इसलिए आप ये एक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते, जिस तरह का भी उसका नतीजा हो उसके अकॉर्डिंग स्टेट एक्ट करेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे कोई अगर कहे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तोड़ रहा हूँ, ठीक, कोई किसी के पास एक घर है, वो बस गुस्सा आ गया, कुछ भी रीज़न हो गया, वो कहते हैं कि मैं अपना घर तोड़ रहा हूँ, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे? क्योंकि सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग का बहुत मतलब सब्जेक्टिव मैटर, दूर से देखने में लग रहा है कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये एक्चुअल में जब इसके और अंदर झांक के देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही सब्जेक्टिव इशू है ये। आप अपनी प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं तो आप उसको क्या मानेंगे? आपकी प्रॉपर्टी मैं तोड़ूं चाहे ना तोड़ूं मेरी मर्जी। लेकिन फिलोसफी, जब आप फिलोसफी में घुसते हैं ना तो उसको इस तरह से भी देखा जाता है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं तो आप दूसरे को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी तोड़ सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये हो गया कि ये अदर रिगार्डिंग हो गया। इसी तरह सुसाइड को भी लिया गया है। सुसाइड का केस क्या है
कि आप सुसाइड करें, आपका ये अपना जीवन है, आप चाहे खत्म करें चाहे जिएं, आपकी मर्जी है। लेकिन इस एंगल से ये माना जाता है, फिलोसफर का मानना यह, थिंकर्स का मानना यह है कि ये अदर रिगार्डिंग है, क्योंकि जब आप परेशान हुए तो आपने क्या रास्ता चूज किया कि आप अपनी जीवन खत्म कर देंगे। इससे दूसरे लोग मोटिवेट होंगे, वो प्रॉब्लम फेस करना भूल जाएंगे और वो सुसाइड कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह के आर्गूमेंट्स भी दिए जाते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग इश्यूज जो हैं, एक्शंस जो हैं, उसको इतने क्लियर कट करके देखा नहीं जा सकता। तो ये लिबर्टी ऑफ एक्शन जो मिल का दिया हुआ था जस्टिफिकेशन, वो उसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है। लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, मिल ने 3 ग्राउंड दिए लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन के जस्टिफिकेशन के लिए कि ये डिफेंड होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए लोगों के पास। सबसे पहली चीज, अगर कोई काम को होना ही है, किसी काम को करना है, तो ये बेटर है कि इंडिविजुअल खुद कर ले, ना इसके सिवाय कि गवर्नमेंट करे। मतलब अगर कोई काम होना ही है तो आप खुद कर लीजिए, गवर्नमेंट के मत्थे क्यों बैठे हैं। ठीक, पहली चीज, इसलिए एसोसिएशन होना चाहिए। दूसरी चीज, अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू गेट टुगेदर टू डू समथिंग इज बेटर फॉर मेंटल एजुकेशन ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। जब आप कई लोग मिल के कोई काम करते हैं ना, तो आपके मेंटल एजुकेशन के लिए वो बेटर है। ये मिल का आर्गूमेंट है। तीसरा चीज, इफ वी लेट द गवर्नमेंट डू एवरीथिंग देयर इज इविल ऑफ एडिंग अननेसेसरी टू इट्स पावर। मतलब अगर हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई आप मतलब कुछ भी कर सकती है, हम कुछ नहीं करेंगे, आप सभी काम करिए, हम क्यों करें, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक डर बना रहेगा कि स्टेट के पास अननेसेसरी पावर पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 आर्गुमेंट देते हैं कि लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन लोगों के पास क्यों होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आपको याद होना चाहिए कि भाई रूसो के बारे में बात हो चुकी है। रूसो क्या कहते हैं कि भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में हम गलत ओपिनियन रखते हैं रूसो। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो मिल कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, उसका आर्गूमेंट्स आगे आएंगे। इनका मानना यह है कि कोई गवर्नमेंट के होने ना होने के 2 रीजन हो, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट है तो 2 फंक्शंस एटलीस्ट परफॉर्म करने चाहिए। तो जिसमें से पहला फंक्शन यह है, इट मस्ट यूज द एग्जिस्टिंग क्वालिटीज एंड स्किल्स ऑफ द सिटीजन्स टू बेस्ट सर्व देयर इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग क्वालिटीज एंड स्किल्स हैं वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए होने चाहिए। पहला ये फंक्शन हो जाएगा। दूसरा फंक्शन होगा, इट मस्ट इम्प्रूव द मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव क्वालिटीज ऑफ दी सिटीजन्स। भाई स्टेट का काम क्या है कि सिटीजन्स के मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव, उनके अंदर जो क्वालिटीज है उसको इम्प्रूव करवाए। ठीक है, लोग मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो एक तरीके से। तो अब कहते हैं क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट होगा, एक डिस्पोटिक गवर्नमेंट होगा, एक्चुअली 2 की ही बात करता है। अगर कोई एक डिस्पोटिक गवर्नमेंट होगा तो वो क्या करेगा, पहला तो ठीक है फुलफिल करवा लेगा, लेकिन जो दूसरा है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दोनों काम करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और एजुकेट भी करता है सिटीजन्स को। ठीक है, तो प्रोटेक्ट तो कोई भी कर लेगा लेकिन एजुकेट नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर कोई डिस्पोटिक गवर्नमेंट है, एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई डिस्पोटिक गवर्नमेंट है, वो अगर एजुकेट कर देगा सिटीजन्स को, तो सिटीजन्स क्या करेंगे, रिबेल कर जाएंगे ना कि भैया आप गवर्नमेंट सही नहीं चला रहे हो। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में तो ये ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है तो उसको हटा के दूसरी गवर्नमेंट ला देंगे। ठीक है, डिस्पोटिक गवर्नमेंट के साथ ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि एजुकेट होके ये उनको पता चल जाए कि मैं गलत तरीके से काम कर रहा हूँ। तो आगे मिल बात करते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस शुड बी एक्सटेंसिव सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अच्छा देखिए कि एक शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या एजुकेट करती है लोगों को। हाँ, एजुकेट करती है। क्यों एजुकेट क्यों करती है? क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी जब अपना अपना मतलब जो भी मतलब कैंपेन करते हैं तो लोगों को उससे पता चलता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिक्स में। जब इन्वॉल्वमेंट होगा तब वो क्या होगा, लोगों को समझने का तरीका और बढ़ेगा पॉलिटिक्स से, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, जब आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा, पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा पॉलिटिकल प्रोसेस में, तो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो मिल का ये मानना था। दूसरा क्या, एक्सटेंशन होना चाहिए सफरेज का। सब लोग मतलब सफरेज मतलब राइट टू वोट, सभी के पास राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक, सभी का मतलब सभी को तो बोला जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के। वो कुछ लोग कौन से हैं? जो पढ़ लिख नहीं सकते, मतलब जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उनके पास राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। जो टैक्स पे नहीं करते उनके पास राइट टू वोट नहीं होने चाहिए। एंड वेरन पेरिस रिलीफ का मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि कोई इतना मतलब कोई इंसान ऐसा इतना गरीब है कि उसको पैसे दिया जाता है कि आप अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से इसको
लेमन टर्म से अगर बात करें तो पुअर पीपल, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको राइट वोट नहीं होना चाहिए। आगे बताते भी हैं क्यों। और ये कहते हैं कि इनके पास प्लूरल वोटिंग होना चाहिए, जिनके पास राइट टू वोट है ना, उनके पास राइट टू वोट होना ही चाहिए, लेकिन प्लूरल वोटिंग का भी कॉन्सेप्ट है। प्लूरल वोटिंग का मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक वोट तो होगा ही होगा आपके पास, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा वोट का राइट हो। एग्जाम्पल किसके बेस पे होना चाहिए चीज़, बेस्ड ऑन एजुकेशन, ठीक, मतलब जैसे आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझते हैं पॉलिटिक्स को, तो आपके पास ज़्यादा वोट की राइट आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आप, ये होता है कि एक व्यक्ति है, ये 10th पास है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10th पास है और इसके पास राइट टू वोट है, तो ये जब वोट करेगा तो इसके पास सिर्फ एक वोट, ये एक वोट कास्ट करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति है जो आपकी तरफ पीएचडी करने वाला है और पीएचडी करेगा, फिर उसके बाद जब वो राइट टू वोट को अपना एंजॉय करने जाएगा तब वो वोट देगा, तो उसके एक वोट में एक बार वोट देगा और 5 वोट्स काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति इनकी नज़र में कि पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ रहा है, तो जब ज़्यादा अच्छे से समझेगा तो इसका जो वोट की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा सही व्यक्ति को चूज कर सकता है। तो प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए। विल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बेटर क्वालिटी, जैसे बात हुई। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मेक्स द सिटीजन्स इंटेलेक्चुअली एंड मोरली बेटर, ठीक। मिल वांटेड टू रिप्लेस सीक्रेट बैलेट। अच्छा देखिए, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं। क्या कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट को हटा दो। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि आप वोट देने जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता आप किसको वोट दिए सिवाय आपके, ठीक। इसकी जगह पे ओपन वोटिंग कर दो। जब ओपन वोटिंग हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप जब बोलोगे कि भैया हमने इसको वोटिंग दिया, मान लीजिए दो पार्टी हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है वो बोलता है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। अब 4 व्यक्ति को पता चलेगा कि भैया इस व्यक्ति ने वो बीजेपी को वोट दिया, तो उनसे सवाल जवाब हो जाएगा ना कि भाई आपने बीजेपी को क्यों वोट दिया, ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी को वोट दिया, या फिर मतलब किसी भी तरीके से आप कांग्रेस को भी ले सकते हैं कि कांग्रेस को वोट क्यों दिया। तो आप ना जब जस्टिफिकेशन देंगे तो तब आपके ऊपर ये आएगा कि आपका जस्टिफिकेशन सही होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं, ये नहीं बोल सकते कि आपकी मर्जी, मैं चाहे जिसको दे दूं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। अगर आपको पूछेगा तो आपकी मतलब ये इंटेलेक्ट पे सवाल होगा कि आपने किस पार्टी को या फिर किस कैंडिडेट को वोट दिया और क्यों दिया। इस तरह की भी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात हो गई। आगे बात करते हैं इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। तो बात करते हैं इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। इन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स दिए हैं, उसके बारे में देखेंगे। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, देखिए इन्होंने लिखा था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, स्टार्टिंग में बात हो चुकी है कि इनकी राइटिंग्स में बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस स्टार्ट होता है। लीगल सबॉर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू द अदर इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट इनका स्टार्ट होता है, रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट जिसको बोला गया कि लीगल सबॉर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अदर इज रॉन्ग। आप एक सेक्स के को दूसरे सेक्स से दबा नहीं सकते हैं, आप सबॉर्डिनेट नहीं रख सकते, दोनों सेक्स को आपको इक्वल रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इक्वालिटी रखनी पड़ेगी, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक। आगे बात करते हैं लीगल सबॉर्डिनेशन इज द चीफ हिंड्रेंसेस टू ह्यूमन इंप्रूवमेंट। ह्यूमन इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने भाई साहब लीगल सबॉर्डिनेशन बना के रखा है। आपने वन सेक्स को बोला कि भाई आप सुपीरियर हैं, दूसरे सेक्स के व्यक्ति को बोला कि आप इंफीरियर। इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी की बात की। अब मिल बात कैसे करते हैं कि एक अपना आर्गूमेंट रखेंगे, आर्गूमेंट जो सोसाइटी देती है कि इनइक्वालिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आर्गूमेंट को रिफ्यूट करते हैं, मतलब इसको ख़त्म करते हैं, नकारते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इक्वालिटी के लिए ये आर्गूमेंट देते हैं कि ये इक्वालिटी क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट चलेंगे और इस तरह के 4 आर्गूमेंट्स के बारे में इन्होंने बात की है। 4 आर्गूमेंट्स थे इनके पास। सबसे पहले बात होती है सिंस हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन ए यूनिवर्सल प्रैक्टिस देयरफॉर देयर मस्ट बी सम जस्टिफिकेशन फॉर इट। देखिए कभी कभी होता है ना कि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो आप क्या कह देते हैं कि भाई ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो अगर पहले से चला आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जस्टिफिकेशन रहा होगा ना, कोई पहले बेवकूफ़ थोड़ी ना बैठा है कि स्टार्ट कर दिया। तो मिल क्या कहते हैं कि भाई तो फिर स्लेवरी कहाँ गई? स्लेवरी थी। इन्होंने एक्चुअली स्लेवरी के साथ साथ सती प्रथा की भी बात की थी कि अगर ऐसा है कि पहले से चला आ रहा है तो जस्टिफाई कर दोगे उसको, तो फिर स्लेवरी भी तो पहले से चल रही थी, तो वो क्यों ख़त्म कर दी? सती प्रथा चल रही थी, वो क्यों ख़त्म हो गई?
ठीक, तो अब बोलते हैं कि क्यों नहीं, क्यों अभी तक क्या चल रहा, स्लेवरी क्यों खत्म हो गई? क्योंकि स्लेवरी रिजेक्टेड बिकॉज ओनली स्लेव होल्डर वेर इंटरेस्टेड। देखिए स्लेव तो एक कोई पूरा, देखिए वो होता क्या है ना कि स्लेव कुछ होंगे, लेकिन वुमेन्स की इक्वालिटी में 50% पॉपुलेशन वुमेन है, 50% मेल है। मतलब अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो 50% पॉपुलेशन को आप कह रहे हैं कि आप इन्फीरियर हैं, ठीक है, और 50% कह रहे हैं कि भैया पॉपुलेशन सुपीरियर है, मेल सुपीरियर है और फीमेल इन्फीरियर है। तो वुमेन्स की इनइक्वालिटी के लिए 50% लोग खड़े हैं कहने के लिए कि भैया फीमेल इन्फीरियर होती है, लेकिन स्लेब के लिए सिर्फ वही खड़े हैं जो स्लेब होल्डर हैं, जिनके पास स्लेब्स हैं, सिर्फ वही कह रहे हैं कि स्लेवरी ठीक है। अदरवाइज सब कह रहे हैं कि नहीं स्लेवरी हट जानी चाहिए, इसलिए स्लेवरी हटा दी गई है। और इनइक्वालिटी वुमेन्स की इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि 50% पॉपुलेशन, मतलब कि आधी पॉपुलेशन वर्ल्ड की कह रही है कि भाई इनइक्वालिटी जायज़ है। ठीक, तो दूसरे आर्गुमेंट पे आते हैं, बेस्ड ऑन वुमेन्स नेचर। ये आर्गुमेंट ये है कि वुमेन आर सेट टू बी नेचुरली इन्फीरियर टू मेन। वुमेन तो नेचुरली इन्फीरियर होती हैं, हम क्या कर सके, जब नेचुरली इन्फीरियर हैं तो सोसाइटी में इन्फीरियर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर्गुमेंट आता है मिल के सामने। तो मिल क्या कहते हैं, वन कैन नॉट से सो, कोई आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंसेस आए ना वो सोशलाइजेशन की वजह से आया है। एक्चुअली सोशलाइजेशन में क्या होता है, जेंडर का सोशलाइजेशन होता है। जेंडर के सोशलाइजेशन में होता क्या है कि भैया आप एक जेंडर को कहते हैं आप इस तरह का काम करेंगे, और दूसरे जेंडर को कहते हैं कि आप इस तरह का काम करेंगे, और जब वो लगातार इस तरह सोसाइटी में चलता रहता है ना तो वो नेचर बन जाता है उसका। ये मिल कहते हैं कि भाई जो ये इन्फीरियरिटी आपको दिख रही है ना, कि जो आपको लग रहा है कि नेचुरली है, ये नेचुरली नहीं है। ये इन्फीरियरिटी आप सोसाइटी ने पूरा थोप दिया है वुमेन्स की इक्वालिटी के बनाने में। धीरे धीरे वुमेन्स का नेचर ही ऐसा हो गया कि वो इन्फीरियर दिखने लगी आपको, एक्चुअली वो इन्फीरियर है नहीं। मिल का आर्गुमेंट ये आता है। ह्यूमन नेचर चेंज अकॉर्डिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। फिर ये जो अभी बात किया वही बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ना सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एंड डिस्पाइट बीइंग सच डिफरेंशिएशन, कहते हैं कि ऐसे डिफरेंशिएशन होने के बावजूद भी हिस्ट्री में ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्टीट्यूड वाली फीमेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एग्जाम्पल देते हैं यूरोपियन क्वींस के बारे में कि भाई यूरोपियन क्वींस, कई सारी यूरोपियन क्वींस थी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्टीट्यूड रखती थी। प्लस आप दूसरा एग्जाम्पल देते हैं इंडियन हिंदू प्रिंसेस की। बहुत सारी इंडियन हिंदू प्रिंसेस थी जिन्होंने रूल किया था उनके स्टेट को। ठीक, तो ये एग्जाम्पल देते हैं। थर्ड आर्गुमेंट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ वुमेन सबऑर्डिनेशन बिकॉज वुमेन एक्सेप्ट इट वॉलंटरली। तीसरा आर्गुमेंट क्या है कि भैया क्या प्रॉब्लम क्या है वुमेन्स के सबऑर्डिनेशन, जब वुमेन जिनको कहते हो कि आप सबऑर्डिनेट कर दिया गया है, जिनको इन्फीरियर मान के रखा गया है, वो खुद एक्सेप्ट करती है ना ये चीज़, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मिल कहते हैं ये क्लेम ना इंपीरिकली ही रॉन्ग है भैया, ये आप क्लेम जो कर रहे हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि मेनी रिटन अगेंस्ट इट, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत सी औरतों ने, बहुत सी फीमेल्स ने इसके खिलाफ लिख लिया है। एंड बहुत, आप चले जाइए लंदन की स्ट्रीट्स में, बहुत से लोग आपको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मिलेंगे। तो आप कैसे कह देंगे कि ये वॉलंटरली मान लिया गया है कि हम इन्फीरियर हैं? ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं कि ये चीज़ हुआ क्यों? क्योंकि सिंस वुमेन हैड नो चॉइस बट टू लिव विद देयर हस्बैंड, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिनको जो है कि उनके हस्बैंड के साथ रहना, और उनका हस्बैंड तो चाहता है ना कि सुपीरियरिटी उसकी बनी रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि भैया वो डर जाती हैं कंप्लेन करने से, और जो नहीं डरती हैं वो स्ट्रीट्स पे हैं, आप जाके देख लीजिए। फोर्थ आर्गुमेंट आता है फॉर ए फैमिली टू फंक्शन वेल, किसी फैमिली को अच्छे से काम करने के लिए एक डिसीजन मेकर चाहिए, और वो डिसीजन मेकर हस्बैंड है। तो मिल कहते हैं कि भाई ठीक है, दोनों एडल्ट हैं, दोनों मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एडल्ट है ना, तो मेल ही क्यों सुपीरियर हो, मेल ही क्यों डिसीजन मेकर हो, फीमेल क्यों नहीं हो सकती, यानी वाइफ क्यों डिसीजन मेकर नहीं हो सकती? तो मिल का ये फोर्थ रेपुटेशन था इस फोर्थ आर्गुमेंट का। तो आगे क्वेश्चन इनके सामने खड़ा होता है मिल के सामने कि क्या सोसाइटी बेनिफिट करेगी अगर वुमेन्स को इक्वल राइट्स दे दिया जाए? तो मिल कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और वो 4 बेनिफिट्स भी गिनाते हैं। पहला बेनिफिट्स क्या है, फैमिली वुड नो लॉन्गर बी ए स्कूल ऑफ डिस्पोटिज्म। फैमिली ना एक डिस्पोटिज्म का स्कूल नहीं बनेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि फैमिली पैट्रियार्कल फैमिली है, और ये आप खत्म कर दोगे तो देखिए बात क्या होगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स हु लिव इन सच फैमिलीज कैन नॉट बी गुड सिटीजन्स। जो इस तरह की फैमिलीज में रह रहे हैं, पैट्रियार्कल फैमिली में रह रहे हैं,
वो अच्छे सिटीजन्स नहीं है। मिल का मानना है कि वो अच्छे सिटीजन्स नहीं है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू ट्रीट अनदर सिटीजन्स एज इक्वल, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि दूसरे सिटीजन्स को इक्वल कैसे मानते हैं। वो हमेशा सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी में लगे रहेंगे। ठीक, तो इसलिए वुमेन्स को इक्वलिटी देनी चाहिए। दूसरा जो कि बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिया इन्होंने, सॉरी बेनिफिट्स गिनाया, डबलिंग ऑफ मास ऑफ मेंटल फैकल्टीज। जो कि एक चीज़ मैं बता दूं, कैपिटलिज्म के आने से ना इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, डबलिंग ऑफ मास ऑफ मेंटल फैकल्टीज। क्योंकि कैपिटलिज्म के आने से बिजनेस स्टार्ट हो गए, बहुत सारी फैक्ट्रीज लग गई, बिजनेस स्टार्ट होते, कारपोरेट सेक्टर स्टार्ट होता है। तो इससे क्या होता है, फीमेल और मेल दोनों ऑफिस जा रही हैं। ठीक है, मतलब ऑफिस जा रहे हैं दोनों। तो इसकी वजह से ना ये जो डबलिंग ऑफ मास मेंटल फैकल्टीज ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। होगा क्या, अभी तक क्या होता था, 50% पॉपुलेशन ऑफिस जा रही है या फिर बाहर काम कर रही है, 50% पॉपुलेशन घर पे बैठी हुई है। ठीक, तो जब आप दोनों को ऑप्शन दे दोगे कि आप दोनों ऑफिस जा सकते हो, दोनों आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, तो आपका जो मेंटल फैकल्टी है वो डबल हो जाएगी। आपके मतलब काम करने वाले लोग डबल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है सोसाइटी को बेनिफिट होगा इससे। थर्ड नंबर, बेटर इन्फ्लुएंस ऑन मैनकाइंड। अर्लियर वुमेन असर्ट्स देयर, अच्छा इनका मानना क्या है ना कि पहले जो वुमेन्स थी इनइक्वल थी, तो उनको मतलब मन भी नहीं करता था जो अपना ओपिनियन, सही ओपिनियन देने का। लेकिन जब वो एक लीडिंग पोजीशन पे आएंगी तो वो ऐसा नहीं करेंगे, वो अपना पूरा दमखम लगा देंगे कि भैया कि डिसीजन सही होने चाहिए या फिर सही तरीके से काम होना चाहिए। ठीक, फोर्थ है दियर हैप्पीनेस विल इंक्रीज मैनीफोल्ड। अच्छा देखिए, यूटिलिटेरियन क्या था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटर नंबर। तो भाई ठीक है, तो इनइक्वालिटी हटा दो, इनइक्वालिटी जैसे हटा दोगे तो वो भी खुश, और जब वो खुश तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाएगा। तो ये इनका फोर्थ बेनिफिट्स था। तो ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, कर दो यार, एंड सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।